हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th वही पढ़ रहे थे हम कुमार गंधर्व का लिखा हुआ लता मंगेशकर के बारे में। पिछले जो वीडियो में या वॉइस रिकॉर्डर में आपने सुना होगा। अब उसके आगे देखिए, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म ये गानपन ही है, उनके गाने का तरीका। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उनके जो स्वर होते हैं वो भी उनकी मुख्य विशेषता है। उनके जो स्वर होते हैं कितने निर्मल होते हैं और किस प्रकार से वो जो है हमें मतलब अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। ठीक है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं था। तथापि उसके गाने में एक उत्तान दिखता था, एक मादकता दिखाई देती थी उनके स्वरों में, नूरजहां के स्वरों में। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, एक आकर्षण है, एक कोमलता है, सॉफ्टनेस है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। जो उनका जो एटीट्यूड है, देखने का नजरिया है, एक तरीका है, जिनको किस प्रकार देखते हैं वही उनके गायन की निर्मलता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। लेकिन संगीत के जो दिग्दर्शक है, जिन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ का जितना वो फ़ायदा उठाना चाहते थे या जितना उपयोग करना चाहते थे उतना वो उपयोग नहीं कर पाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि उनको जो जितना मिलना चाहिए था उतना लता मंगेशकर को नहीं मिला। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। कुमार गंधर्व कहते हैं, अगर मैं खुद संगीत दिग्दर्शक होता या संगीतकार होता, ऐसे गाने लिखता जो कि जटिल गाने होते हैं, फिर उस मायने पे लता को परख था और लता के को उस गानों गाने के लिए देखता कि क्या लता जी जो वास्तव में लता मंगेशकर जी जो है उस टाइप के जो कठिन टाइप के गाने गा सकते हैं या नहीं गा सकते हैं। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नाद में उच्चारण। स्टूडेंट्स, ये जो लता मंगेशकर की बातें चल रही है, तो ये अगर लता के गाने की मुख्य विशेषताएं की हम बात करें तो पहला है गानपन, दूसरा है नाद में उच्चारण। मैं यहाँ पे आपको टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले तो है उनका, एक मिनट, उनका नाद में उच्चारण पहली विशेषता। इसके अलावा जो दूसरी उनकी विशेषता है वह है उनका गानपन। ये गानपन दो उनकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो लता के गाने की उनका नाद में उच्चारण, उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक दूसरे में कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो लता जी ये नीचे लिखा हुआ है जो वो बात करी थी ना हमने पिछले, मालिकाएं स्वर लिपि होती है। दूसरा देखो, जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंदर आते हैं। ये शास्त्रीय गायकी के भेद है। ख्याल, ध्रुपद, धमार। भैरवी थाट का राग जिसमें र और प वर्जित है, उसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। ये गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय नाय जो है राग होता है। ये 16 मात्राओं का एक ताल होता है जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। और गानपन होता है गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भाव विभोर कर दे, उसे गानपन कहा जाता है। गानपन यानी एक आम आदमी भी है तो उस आम आदमी को भी क्या करते, भाव विभोर करते। और ये तीसरे नंबर पे आया था मालकोस। मालकोस जो है भैरवी थाट के राग को कहते हैं मालकोस। ठीक है, और त्रिताल चौथे नंबर पे त्रिताल आया। त्रिताल कहते हैं 16 मात्राओं का ताल होता है जिसमें 4-4 मात्राओं के विभाग उसमें होते हैं। तो गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, वो गानपन कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं, ये था हमारा। अब आगे हम देखते हैं इसके आगे लता जी। तो ये बात, एक सेकंड, ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। करुण रस होता है यानी दुख, जहाँ वेदना हो, दुख हो, जिसे हम बोलते हैं सैड सॉन्ग। आप सैड सॉन्ग बोलते हो उसको, तो सैड सॉन्ग होता है रुला देने वाले गीत, उनको हम
सैड सॉन्ग बोलते हैं वो प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद ये बात नहीं पटती, ये बात अच्छी नहीं लगती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या धूर्तले गीत, लय जो होती है, आगे बताऊंगा मैं, लय 3 प्रकार की होती है, आपकी किताब में लिखी हुई है। एक तो विलंबित लय होती है, मध्य लय होती है, एक धूर्त यानी तेज लय होती है। तो 3 प्रकार की अलग अलग लय होती है, ठीक है। तो इन्होंने जो धूर्त लय के गाने जो है, यानी श्रृंगार रस के, जिसे हम बोलते हैं, अच्छे सॉन्ग होते हैं, हीरो हीरोइन के जो जब वो उनकी मुलाकात वगैरह होती है तो वो जो श्रृंगार रस के सॉन्ग कहलाते हैं, और उसके बाद में जो बिछड़ जाते हैं तो सैड सॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो वो फिल्मी जो गाने हैं वो अच्छे गाए हैं, तथापि मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है। तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत डायरेक्टर जो दिग्दर्शक है उनका दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी यानी ऊंचे स्वरों का वो प्रयोग करती है, यानी थोड़ा सा ऊंचे स्वर में वो गाती है, ठीक है। गाने में संगीत दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं, उससे जानबूझ के चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये लता जी की गाने की मुख्य विशेषताएं, और लता जी के गाने के बारे में जो हमें समीक्षा बता रहे हैं यहाँ पे कुमार गंधर्व, जिन्होंने लता जी को पास से देखा, उनके गाने को सुना, किस प्रकार से उनको गाना गाना चाहिए, क्योंकि कुमार गंधर्व खुद जो थे शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे और ध्रुपद के ज्ञाता थे, वो भी खुद गायन करते थे। आगे देखिए, एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है, संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। एक तो शास्त्रीय संगीत होता है और एक चित्रपट संगीत होता है, इन दोनों में अंतर। ये प्रश्न आता है भाई, पिछले वाले 1-2 साल पहले भी आया था, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए, क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये अंतर हमारे यहाँ पे भी जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अंतर ही है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, इनमें तुलना नहीं हो सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, शास्त्रीय संगीत में क्या पाया जाता है, गंभीरता, एक सीरियसनेस होती है। वही जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य धर्म है। जल दलय का मतलब होता है धूर्त लय, तेज लय, तेज गति में बोलना। शास्त्रीय संगीत में ऊंचा स्वर जाता है, कभी नीचा जाता है, कभी बहुत नीचा हो जाता है। 3 प्रकार की लय होती है, ठीक है। जैसा ही मैंने बताया, विलंबित होती है, विलंबित लय होती है, मध्य लय होती है, और एक धूर्त यानी तेज लय होती है। एक तो धीमी होती है, एक बीच की होती है, एक बहुत ज़्यादा तेज होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो ये जल दलय और चपलता, ये चित्रपट संगीत का मुख्य धर्म है। ये दूसरा अंतर हो गया। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। ये तीसरा अंतर है। चित्रपट संगीत का जो ताल होता है वो प्राथमिक अवस्था का, चित्रपट संगीत में जो गाने हम पर्दे पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल जो है परिष्कृत निखरे हुए रूप में पाया जाता है। आगे चौथा अंतर इनके बीच में, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है और आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसमें? चित्रपट संगीत में आधे ताल होते हैं, लयकारी अलग होती है, आसान होती है, गीत से ज़्यादा आघात को महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। लोच स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग, लोच का मतलब होता है स्वरों का बारीक धीमे मनोरंजक प्रयोग किया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। फिर भी जो कि पर्दे के गीत गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं, जो टीवी पे आते हैं या हमारे सिनेमा हॉल में हम देखते हैं, तो उनको शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। अभी जैसे हम टीवी पे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो कि इंडियन आइडल के नाम से, या जो संगीत से रिलेटेड, गायक से रिलेटेड बहुत अच्छे पूरे इंडिया से अलग अलग क्षेत्र से अच्छे गायक आते हैं, तो उनके बीच में वो गाने का जो तरीका होता है वो चित्रपट संगीत तो शास्त्रीय संगीत की जानकारी रखते हैं, और उनको जानकारी रखना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति का एक अंग है जो शुरू से रहा है, ठीक है। और अब चित्रपट संगीत जो आया, फिल्मों के लिए आया, फिल्मों पे जो गाने जैसे हैं बने पड़े हैं, चलो ठीक है, बस उनका तो जो, और अभी वर्तमान की हम बात करें, आज प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो आज तो गानों की आवाज़ का
कम आती है, बाकी जो पीछे का जो साउंड होता है पार्श्व संगीत बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा होता है धूम धड़ाकार फालतू की जो चीज़ें होती है। ठीक है, तो चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी आवश्यक है और वह लता के पास निसंचय, बिना संकोच के है, बिना शक के है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए, आगे यहाँ पहले हम ये बात कर लेते हैं। 3 प्रकार की होती है। विलंबित लय होती है जिसे धीमी, जैसा कि मैंने आपको बताया। मध्य लय होती है बीच की, और धुर्त लय होती है तेज। मध्य लय से दुगुनी होती है और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय धुर्त लय कहलाती है। ठीक है, और ऊंचा दूसरा जो आया था हमारे, ऊंचे तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग होता है। धूर्त लय, तेज लय को धूर्त लय बोला जाता है, और स्वरों का बारीक मनोरंजन प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि धूर्त जो है लोच, लोच को कहते हैं स्वरों का बारीक और मनोरंजन प्रयोग। ठीक है, आपकी बुक में ये नंबर लगे हुए हैं, जैसे कि 1 मिनट में ऊपर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा सुलभता और लोच। नीचे से 3 में देखिए, सुलभता और लोच को अगर स्थान दिया जाता तो लोच के पास में लिखा हुआ 4, तो ये नीचे इसका 4 का दिया हुआ, 4 का मतलब लोच। लोच किसे कहते हैं कि बारीक मनोरंजक प्रयोग को लोच कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये था, हम बात कर रहे हैं चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच में अंतर की। इसके आगे देखते हैं। ये 1 मिनट आगे देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन में। अभी ये देखिए, ये कुछ प्राचीन वाद्य यंत्र यहाँ पे दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये प्राचीन वाद्य यंत्र है जो कि भारत में शुरू से बजाए जाते थे और उनके माध्यम से मधुर ध्वनियाँ निकाली जाती थी। तो आगे चलते हैं, हम चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत के बारे में वही बात कर रहे हैं। आगे देखिए, चित्रपट के किसी गाने का खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल का चित्रपट संगीत होता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट का तो क्या होता है, 4-5 मिनट का गाने होते हैं। 6-7 मिनट का बढ़िया अच्छा जो लॉन्ग गाना हो उसे हम लॉन्ग कह देते हैं कि लंबा गाना है। जबकि शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की एक महफिल चलती है। इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। आनंद तो दोनों से मिलने वाला है, मनोरंजन दर्शकों का दोनों से होता है। जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो उनका मनोरंजन शास्त्रीय संगीत से ही होगा, और जो हम लोग हैं या आप लोग हैं, हम फिल्मी सॉन्ग पसंद करते हैं जो टीवी पे सुनाई देते हैं या हम बड़े पर्दे पे देखते हैं, तो हमारे को हमारा एंजॉय जो होता है चित्रपट संगीत से ही होता है। ऐसा मैं मानता हूँ, किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। छोटा सा लेख है, अगर छोटा सा विस्तृत लेख है और जीवन का वो विस्तृत वर्णन, विस्तृत अगर कोई लेख है और वो जीवन के रहस्य को बड़े रूप में बता रहा है, लेकिन वही जीवन के रहस्य को कोई अगर छोटी सी कहावत के माध्यम से भी बता देता है, अपने अपने का अलग अलग दृष्टिगोचर होता है, अलग अलग नज़रिया होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। कि 3 घंटे का जितना रस, जितना जो एंजॉय शास्त्रीय संगीत से प्राप्त होता है, उतना ही 3 मिनट का गाना अगर लता जी ने गाया हुआ है उतना ही आनंद प्राप्त होता है जितना कि शास्त्रीय संगीत से होता है। उनका यानी लता जी का एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। उनका स्वर, जो उनकी गले की आवाज़ है, उनका लय, तरीका बोलने का, उतार चढ़ाव शब्दों का, और शब्द जो होते हैं वो कोमल कांत पदावली के होते हैं जो आसानी से हमें पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। जैसे कि पहले हमने बताया, हम उनका गाना सुनते हैं तो वो गाने जो हमारे दिल, जो सीधा दिल में उतरते हैं, कानों के माध्यम से दिल की गहराई तक वो पहुंचते हैं, लता जी के गाने। ठीक है, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, दोनों एक चीज़ ही मानते हैं अंत में, क्योंकि दोनों का जो मुख्य उद्देश्य हम देखें तो दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुनने वालों का मनोरंजन होना चाहिए।
जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता है या जो हम देख रहे हैं गाने, तो हमारा मूल उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य का क्या होता है कि गानों के माध्यम से हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है हमको राहत मिलती है और हमारा जो है मनोरंजन हो जाता है। ठीक है, अंत में हम बात करते हैं रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। अगर शास्त्रीय संगीत में भी थोड़ी मनोरंजकता नहीं है तो हमें शास्त्रीय संगीत क्या लगेगा, नीरस लगेगा। नीरस यानी बेकार लगेगा और हम उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसमें कोई आकर्षक नहीं होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी, कुछ हमें कमी नजर आएगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बेटक के पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात चल रही है शास्त्रीय संगीत के बारे में हमने पढ़ा और चित्रपट संगीत के बारे में पढ़ा। शास्त्रीय बेटक का पक्केपन की वजह से ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता है, यानी जो शास्त्रीय जो संगीत होता है उसमें ताल सुर का, अगर हमें ताल सुर का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम सभी कोई संगीतज्ञ तो है नहीं तो हमें ताल का, सुर का, लय का, इनका हमें पता हो, लेकिन फिर भी शास्त्रीय संगीत की जो धुन होती है और उनका उद्देश्य होता है भाई दर्शकों का, देखने वालों का मनोरंजन होना चाहिए या श्रोताओं का, सुनने वालों का मनोरंजन होना चाहिए, तो वो भी उस लय में या इस प्रकार से उसका प्रदर्शन करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि दर्शकों का मनोरंजन हो और वो हमें समझ में आ जाए, चाहे हम शास्त्रीय संगीत के बारे में कह ख गए भी नहीं जानते हो। ठीक है, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित रहती है, यानी उस पर समाई हुई रहती है। गाने की जितनी भी उसकी ताकत है, उस गाने का मिठास है, उस गाने की रंजकता है, वो सभी क्या है उस पर समाई रहती है, उस पर दिखाई देती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। कुमार गंधर्व का लिखा हुआ हम पढ़ रहे थे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर चित्रपट गायन शैली में जिनका सर्वोच्च स्थान है, जो शिखर पे विराजमान है, उनके गाने के जो मिठास है वो चीज़ उनके बारे में हमने पढ़ा। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है हमने पढ़ा। हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्रीय संगीत का कितना महत्व है और उनका दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, दर्शकों का मनोरंजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये लेसन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके।